Hello students, welcome back to AS Tutorials. Today we will continue our second chapter from economics, that is sectors of the Indian economy. So students, इस chapter में अब तक हमने देखा है that economic activities 3 sectors में divided है, primary, secondary and tertiary. Correct? Primary sector यहाँ पे it is related to the nature. अगर प्रोडक्शन डायरेक्टली नेचर से रिलेटेड है तो वो एक्टिविटी कौन से सेक्टर में आएगी? प्राइमरी सेक्टर में. अगर एक्टिविटी में रॉ मटेरियल से फिनिश गुड प्रोड्यूस करने का काम किया जा रहा है तो वो एक्टिविटी किस में आएगी? सेकेंडरी सेक्टर में. एंड अगर सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही है तो वो किस में आएगा? टर्शरी सेक्टर में. सो टोटल 3 सेक्टर्स होते हैं एंड सब इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को हम इन 3 सेक्टर्स में डिवाइड करते हैं. नेक्स्टली हमने देखा था दैट प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी, ये तीनों सेक्टर की जो एक्टिविटीज़ है वो सब एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है. मतलब इन शॉर्ट वी कैन से द 3 सेक्टर्स आर इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर. देन उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक था अबाउट कंपेयरिंग द 3 सेक्टर्स. करेक्ट? अब 3 सेक्टर्स है, तीनों सेक्टर्स में इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रही है, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या था? दैट वी स्टडीड के कैसे हम इन तीनों सेक्टर की एक्टिविटीज़ को कंपेयर कर सकते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल कंपैरिजन के लिए हमने क्या देखा था? दैट जब भी हम कंपेयर करते हैं तीनों सेक्टर की एक्टिविटीज़ को तो हमें क्या करना है? हमें जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज उस सेक्टर में प्रोड्यूस हुए हैं उसका मॉनेटरी वैल्यू फाइंड आउट करना है. गेटिंग? क्या फाइंड आउट करना है? मॉनेटरी वैल्यू फाइंड आउट करना है. एंड देन वो मनी के वैल्यू के बेसिस पर हम कंपेयर करेंगे कि तीनों में से कौन सा सेक्टर बेटर परफॉर्म कर रहा है. देन उसके बाद हमने जीडीपी के बारे में देखा था. जीडीपी इज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एंड वी सॉ दैट इसका मतलब क्या होता है? 1 ईयर के अंदर एक कंट्री के अंदर टोटल कितने गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुए हैं उसका टोटल जो होगा उसे हम क्या कहेंगे? जीडीपी कहेंगे. नेक्स्टली हमने देखा था दैट किसी भी डेवलप्ड कंट्री की हिस्ट्री में वी सॉ दैट कि कोई भी कंट्री डेवलप होती है तो उसमें सबसे पहला सेक्टर कौन सा डेवलप होता है? प्राइमरी सेक्टर. एक बार प्राइमरी सेक्टर डेवलप हुआ तो सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर भी डेवलप होते हैं. मतलब कोई भी आज के टाइम पे जो भी डेवलप्ड कंट्री है अगर आप उसका हिस्ट्री देखोगे तो उस कंट्री में 2 अभी के टाइम पे सेकेंडरी और टर्शरी डेवलप्ड है, लेकिन जब डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ होगा उस टाइम पे सबसे पहले कौन सा सेक्टर डेवलप हुआ होगा? प्राइमरी. यानी अगर हमें डेवलप्ड कंट्री बनना है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले हमें अपने प्राइमरी सेक्टर को डेवलप करना पड़ेगा. करेक्ट? प्राइमरी डेवलप होगा तो ऑटोमेटिकली सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर्स भी डेवलप होंगे. देन उसके बाद हमने कंपैरिजन देखा था जीडीपी में. हमने 2 ईयर्स यहाँ पे देखे थे, 73-74 एंड 13-14. 73-74 में हम देख सकते हैं एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन ज़्यादा था जीडीपी में, टर्शरी का सेकेंड एंड सेकेंडरी का थर्ड. बट आफ्टर 40 ईयर्स सिनेरियो पूरी तरह चेंज हुआ. टर्शरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन जीडीपी में सबसे हाईएस्ट था, देन सेकेंडरी सेक्टर एंड देन प्राइमरी सेक्टर. फिर उसके बाद हमने एम्प्लॉयमेंट का टॉपिक भी देखा था. एम्प्लॉयमेंट में आप देख सकते हो 40 ईयर्स पहले हाईएस्ट एम्प्लॉयमेंट क्रिएटिंग वाला सेक्टर कौन सा था? एग्रीकल्चर. देन उसके बाद सर्विस एंड देन लास्टली सेकेंडरी. 40 ईयर्स के बाद भी हाईएस्ट एम्प्लॉयमेंट सेक्टर कौन सा है? एग्रीकल्चर है, दैट इज प्राइमरी सेक्टर है. देन टर्शरी और उसके बाद फिर सेकेंडरी. तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या अराइज होता है कि अगर 40 ईयर्स में टर्शरी सेक्टर ने जीडीपी में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया है तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करने में टर्शरी सेक्टर पीछे क्यों हैं? गेटिंग? हाउ इज़ इट पॉसिबल कि इतने सारे लोग एग्रीकल्चर में हैं लेकिन उसके बाद भी एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन सबसे लो है जीडीपी में? तो इसके रीजंस हम देखने वाले हैं, जिसमें से एक रीज़न हमने लास्ट लेक्चर में ही कंप्लीट किया था. वी सॉ दैट के एग्रीकल्चर सेक्टर में क्यों ये शिफ्ट अभी तक नहीं हो पाया है प्राइमरी टू सेकेंडरी? बिकॉज
सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर इतने जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट ही नहीं कर पाए हैं। हिटिंग, लोग प्राइमरी से सेकेंडरी और टर्शरी में कब शिफ्ट होते हैं? जब सेकेंडरी और टर्शरी में जॉब अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल होती है। हिटिंग, दो टर्शरी सेक्टर इनकम ज़्यादा जनरेट कर रहा है, लेकिन टर्शरी सेक्टर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ जनरेट नहीं कर पा रहा है, एंड दैट इज़ द रीज़न कि लोगों को प्राइमरी सेक्टर में वर्क करना पड़ रहा है। हिटिंग, कब लोग सेकेंडरी और टर्शरी में शिफ्ट होंगे प्राइमरी से? जब सेकेंडरी और टर्शरी में जॉब अपॉर्चुनिटीज़ होंगी, लेकिन जॉब अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा क्रिएट ही नहीं हो रही है सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर में। ठीक है, यहाँ तक हमने कल पढ़ा था कि सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर इज़ नॉट एबल टू क्रिएट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, एंड दैट इज़ द रीज़न दैट people are forced to work in the primary sector. Let's continue. What is means is that there are more people in agriculture than is necessary. So even if you move a few people out, production will not be affected. In other words, worker in the agricultural sector are underemployed. क्या बताया हुआ है यहाँ पे कि एग्रीकल्चर सेक्टर में लोग ज़्यादा है, लेकिन उसके बाद भी नेशनल इनकम में उनका कंट्रीब्यूशन कम है। इसका रीज़न क्या है? दैट एग्रीकल्चर सेक्टर में इतने लोग रिक्वायर्ड नहीं हैं, बट क्योंकि उनके पास कोई दूसरा जॉब नहीं है, इसलिए वो कहाँ पर रह जाते हैं? इसलिए वो एग्रीकल्चर सेक्टर में रह जाते हैं। अगर हमने कुछ लोगों को एग्रीकल्चर सेक्टर से निकाल भी दिया तो भी एग्रीकल्चर के प्रोडक्शन पर कोई अफेक्ट नहीं पड़ेगा। इन शॉर्ट वी कैन से कि ये लोग क्या है? अंडर एम्प्लॉयड है। अंडर एम्प्लॉयड मतलब इनकी फुल कैपेसिटीज़ को यूटिलाइज नहीं किया जा रहा है। ये ज़्यादा काम कर सकते हैं, लेकिन काम ही नहीं प्रेजेंट है इनके पास। ठीक है, फॉर इंस्टेंस टेक अ केस ऑफ स्मॉल फार्मर Lakshmi, owning about 2 hectares of unirrigated land, depend only on rain and growing crops like jawar and arar. All five members of her family work in the plot throughout the year. Why? They have nowhere else to go for work. You will see that everyone working not remains idle, but in actual fact their labor effort gets divided. Each one is doing some work, but no one is fully employed. This is the situation of underemployment, where people are apparently working, but all of them are made to work less than their potential. This kind of underemployment is hidden in contrast to someone who does not have a job and is clearly visible as unemployed. Hence it is also called as disguised unemployment. अभी यहाँ पे हमें एक सिचुएशन दी हुई है, एक केस है, जस्ट एक एग्जाम्पल है कि देर इज़ अ फार्मर लक्ष्मी हैविंग अनइरिगेटेड लैंड, 2 हेक्टेयर लैंड है जो सिर्फ बारिश पर डिपेंड करता है। ठीक है, अब उनके फैमिली में कितने मेंबर्स है? टोटल 5 मेंबर्स है। 5 के 5 मेंबर्स ये 2 हेक्टेयर लैंड पे वर्क करते हैं। रीज़न क्या है इसका? बिकॉज उनके पास और कोई जगह नहीं है काम करने के लिए। गेटिंग, अगर सपोज 5 मेंबर्स है, 2 हेक्टेयर लैंड है, 2 ही जन या 3 ही जन रिक्वायर्ड है, तो 3 ही जन काम करेंगे, बाकी के 2 बाहर काम करेंगे। बट प्रॉब्लम क्या है कि बाहर जॉब अपॉर्चुनिटी है ही नहीं, तो घर में बैठने से अच्छा वो लोग क्या करते हैं? वो लोग फील्ड पर आकर वर्क करते हैं। दिस सीम्स के दे आर वर्किंग, बट एक्चुअल में दे आर नॉट वर्किंग। दैट इज वो खाली क्या कर रहे हैं? लेबर एफर्ट्स को डिवाइड कर रहे हैं। लेबर एफर्ट्स मतलब मेहनत को डिवाइड कर रहे हैं, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज नहीं हो रही है। समझ आया क्या बताया हुआ है यहाँ पे? दैट दे आर जस्ट डिवाइडिंग दी एफर्ट्स। वो मेहनत डिवाइड कर रहे हैं, लेकिन एग्रीकल्चर का प्रोडक्टिविटी इंक्रीज नहीं हो रहा है। तो ऐसे अंडर एम्प्लॉयमेंट को हम लोग डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट भी कहते हैं।
इफ़ यू रिमेंबर तो हमने ये पढ़ा था डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट. इसका मतलब क्या होता है? दैट पीपल सीम्स टू बी वर्किंग. ऐसा देखकर लगता है दे आर वर्किंग, बट एक्चुअल में प्रोडक्टिविटी के साइड पे उनका कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं है. तो इसे हम क्या कहते हैं? डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट. Now, supposing a landlord, Sukaram, comes and hires one or two members of the family to work on his land. Lakshmi's family is now able to earn some extra income through wages. Since you do not need 5 members to look after the small plot, 2 people moving out does not affect production on their farm. In the above example, 2 people may move to working in a factory. Once again, the earning of the family would increase and they would also continue earning of the family would increase and they would also continue to produce as much from their land. क्या बताया हुआ है यहाँ पे कि अब एक एग्जाम्पल ले लेते हैं. जैसे हमने देखा कि लक्ष्मी की फैमिली में कितने लोग हैं? 5 लोग हैं, बट इतने लोग रिक्वायर्ड नहीं हैं. तो सपोज इसमें से क्या किया, अब एक लैंडलॉर्ड है सुकाराम, उसने क्या किया, उसको लेबर्स चाहिए थे, तो उसने लक्ष्मी की फैमिली से 2 लेबर्स को अपने पास में बुला लिया. अब फार्म पे कितने लोग बचे? 3 लोग. इसमें लक्ष्मी की फैमिली को बेनिफिट हुआ. बेनिफिट कैसे हुआ? पहली बात तो ये जो 2 एक्स्ट्रा लोग हैं जो लैंड पर काम कर रहे थे, अपने खुद के प्लॉट पर काम कर रहे थे, तो अर्निंग कुछ ज़्यादा नहीं मिल रही थी. अब ये लोग बाहर काम कर रहे हैं, तो ये लोग एडिशनल वेजेस लेकर आ रहे हैं. गेटिंग? प्लस ये लोग सिर्फ लेबर एफर्ट्स डिवाइड कर रहे थे, तो इनके जाने से प्रोडक्शन पर भी कोई असर नहीं पड़ा. समझा? अब अगर ये लोग के अलावा, मतलब ये लोग फार्म में नहीं जाते, उसकी जगह पर फैक्ट्री में जाकर कहीं काम करते, तो भी फैमिली की इनकम सिर्फ बढ़ती. लैंड के प्रोडक्टिविटी पर कोई असर नहीं पड़ता. क्यों नहीं पड़ता? बिकॉज ये लोग प्रोडक्टिविटी इंक्रीज नहीं कर रहे थे, ये सिर्फ काम बांट रहे थे. ये सिर्फ क्या कर रहे थे? वर्क शेयर कर रहे थे. ये लोग प्रोडक्टिव नहीं थे, तो इनके निकलने से फैमिली को बेनिफिट ही हुआ. कैसे बेनिफिट हुआ? कि एडिशनल इनकम आने लग गई, लैंड की प्रोडक्टिविटी कम नहीं हुई. There are lakhs of farmers like Lakshmi in India. This means that even if we remove a lot of people from agricultural sector and provide them with proper work elsewhere, agricultural production will not suffer. The income of the people who take up other work would increase the total family income. क्या बोला है? जैसे लक्ष्मी के केस में था, ऐसे लाखों फार्मर्स हमारे विलेज, हमारी कंट्री के अंदर प्रेजेंट है. इसका मतलब अगर हम लोग लाखों करोड़ों लोगों को एग्रीकल्चर से निकालते हैं और उनको कहीं और वर्क देते हैं, तो इससे एग्रीकल्चर सेक्टर के प्रोडक्शन पर कोई असर नहीं पड़ेगा. गेटिंग? क्यों नहीं पड़ेगा? बिकॉज वो लोग वहाँ पर प्रोडक्टिविटी का कोई काम नहीं कर रहे, वो सिर्फ क्या कर रहे हैं? वर्कलोड को शेयर कर रहे हैं. गेटिंग? हमने पीछे देखा था कि एग्रीकल्चर में 49% पॉपुलेशन इन्वॉल्व है, लेकिन उसके बाद भी मनी कंट्रीब्यूशन कम है. इसका रीज़न क्या है? दैट लोग ज़्यादा इन्वॉल्व है लेकिन कम लोग प्रोडक्टिव है. वो लोग वहाँ क्यों इन्वॉल्व है? क्योंकि उनको और कहीं पर काम नहीं मिल रहा, तो आइडल बैठने की जगह वो क्या करते हैं? वर्क को शेयर करते हैं एंड दे फील दे आर एम्प्लॉयड. जब काम कर रहे हैं तो उनको क्या लगता है कि दे आर एम्प्लॉयड, बट ट्रू सेंस में वो एम्प्लॉयड नहीं है. मतलब इन शॉर्ट इसका पूरा हम एक कंक्लूजन ले सकते हैं दैट डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट होने की वजह से प्राइमरी सेक्टर ज़्यादा इनकम कंट्रीब्यूट नहीं कर पाता. गेटिंग? मतलब दिखता है कि मेनी पीपल आर वर्किंग, बट उनका प्रोडक्टिविटी में कंट्रीब्यूशन नहीं है, एंड दैट इज़ द रीज़न कि एग्रीकल्चर सेक्टर से या प्राइमरी सेक्टर से जो इनकम जनरेट होती है वो कम रहती है. This underemployment can also happen in other sector. For example, there are thousands of casual workers in the service sector in urban area
who search for daily employment. They are employed as painters, plumbers, repair person and others doing odd jobs. Many of them don't find work every day. Similarly, we see other people of service sector on the street pushing a cart or selling something where they spend a whole day but earn very little. They are doing this work because they do not have better opportunities. So यहाँ पे क्या बताया कि जैसे एग्रीकल्चर सेक्टर में ये टाइप का प्रॉब्लम है, ऐसा सर्विस सेक्टर में भी हो सकता है. अंडर एम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम सर्विस सेक्टर में भी हो सकता है. कैसे पता चलेगा? सी बहुत सारे ऑड जॉब करने वाले लोग रहते हैं. ऑड जॉब्स मतलब जिनके पास रेगुलर जॉब नहीं होता, जिनको रोज़ काम ढूंढना पड़ता है. तो जिस दिन वर्क मिला उस दिन दे आर गेटिंग द इनकम, जिस दिन नहीं मिला उस दिन दे डोंट गेट द इनकम. प्लस वर्क मिला, सपोज उनका कैपेसिटी 8 घंटे काम करने का है बट खाली 1 या 2 घंटे का काम मिला उनको, तो भी क्या होगा? अंडर एम्प्लॉयमेंट होगा. दैट इज जैसे प्राइमरी सेक्टर में अंडर एम्प्लॉयमेंट होता है वैसे सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर में भी अंडर एम्प्लॉयमेंट होता है. बट लोगों को वहाँ काम करना पड़ता है. क्यों करना पड़ता है? क्योंकि उनके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है. हिटिंग अगर हम उनको एक बेटर ऑप्शन देंगे तो उनका अंडर एम्प्लॉयमेंट कम हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा एंड हमारा जीडीपी जो है, हमारा टोटल प्रोडक्शन जो है, हमारी कंट्री में जो टोटल सर्विसेज एंड गुड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं वो इंक्रीज़ होंगे. कैसे इंक्रीज़ होंगे? जब हम सबको जॉब देंगे. जस्ट इमेजिन करो, अगर एक फैमिली में एक ही पर्सन अर्न करता है और 10 लोग बैठकर सिर्फ कंज्यूम कर रहे हैं, गेटिंग, तो वो फैमिली का कंडीशन कैसा होगा? दैट उनको बेसिक नेसेसिटीज़ के लिए भी स्ट्रगल करना पड़ेगा. क्यों? क्योंकि एक ही पर्सन काम कर रहा है, बाकी के लोग काम नहीं कर रहे, उस फैमिली का इनकम कम है. इन द सिमिलर मैनर कंट्री के साथ भी यही सिचुएशन है. गेटिंग, अनएम्प्लॉयड बहुत लोग हैं, अंडर एम्प्लॉयड बहुत लोग हैं, तो जो अर्न कर रहे हैं उनके ऊपर बाकी के लोग टिके हुए हैं. अगर फैमिली में 10 के 10 लोगों को जॉब मिल जाता है तो अब सब अर्न कर रहे हैं, इनकम इंक्रीज हुआ. मतलब पहले जो बेसिक फैसिलिटीज़ के लिए स्ट्रगल करना पड़ता था, अब एक अच्छा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, मतलब वो लोग अच्छे स्टैंडर्ड पर रह पा रहे हैं. बेसिक नेसेसिटीज़ तो फुलफिल कर ही पा रहे हैं बट उसके साथ साथ कंफर्ट्स एंड लग्जरीज भी अफोर्ड कर पा रहे हैं. सेम थिंग गोज़ विद द कंट्री ऑल्सो. अगर कंट्री में भी सब लोग एम्प्लॉयड है, सबके पास जॉब है, अच्छा जॉब इन द सेंस जितना कैपेसिटी है उतना उनको काम मिल रहा है. इफ़ दे आर एबल टू वर्क फॉर 8 आवर्स, उनको 8 आवर्स का वर्क अगर मिल रहा है तो क्या होगा? कंट्री की टोटल इनकम बढ़ेगी. हमने लास्ट चैप्टर में, डेवलपमेंट वाले चैप्टर में देखा था दैट इंडिया का पर कैपिटा इनकम, इंडिया का नेशनल इनकम, ये सब बहुत कम है. ये सब कम क्यों है? क्योंकि कंट्री में अनएम्प्लॉयमेंट, अंडर एम्प्लॉयमेंट ये सब ज़्यादा है. अगर कंट्री में सब लोगों को जॉब मिल जाता है, सबके सब एम्प्लॉयड है, तो ऑटोमेटिकली सबको इनकम मिलेगा तो कंट्री का नेशनल इनकम भी इंक्रीज होगा और कंट्री का डेवलपमेंट स्टेटस भी बढ़ेगा. क्लियर? तो यहाँ तक कंप्लीट हुआ. अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या आता है? हाउ टू क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट. हमने क्या देखा? दैट कंट्री के अंदर या फैमिली के अंदर मनी इश्यूज कब आते हैं? जब जॉब नहीं होता. जॉब मिल गया, प्रॉब्लम सॉल्व. तो यहाँ पर हमें वही बताया है कि कैसे हम जॉब क्रिएट कर सकते हैं, कैसे हम एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर सकते हैं, वो हमें यहाँ पे बताया है. लेट्स सी कि व्हाट वी कैन डू जिससे हम कंट्री में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ा सकते हैं, लोगों को अर्निंग दे सकते हैं. ठीक है. फ्रॉम द अबोव डिस्कशन we can see that there continues to be considerable underemployment in agriculture. There are also people who are not employed at all. In what way can one increase employment for people? Let us look at some of the cases. ऊपर के डिस्कशन से हमें क्या पता चलता है? दैट जो मेन प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम क्या है? अनएम्प्लॉयमेंट एंड अंडर एम्प्लॉयमेंट.
अगर हमने इन दोनों प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, कंट्री के अंदर जो मनी रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ रही है वो सब प्रॉब्लम्स भी सॉल्व हो जाएगी। तो कैसे हम एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर सकते हैं वो देखते हैं। टेक द केस ऑफ लक्ष्मी। लक्ष्मी वाला केस मतलब जो हमने पिछला एग्जाम्पल पढ़ा था कि उसके पास 2 हेक्टेयर लैंड है, अनइरिगेटेड है, वो सिर्फ बारिश पे डिपेंड करती है ना, वही वाला केस हम कंटिन्यू कर रहे हैं। टेक द केस ऑफ लक्ष्मी विथ हर 2 हेक्टेयर प्लॉट ऑफ अनइरिगेटेड लैंड। द गवर्नमेंट कैन स्पेंड सम मनी और बैंक्स कैन प्रोवाइड अ लोन टू कंस्ट्रक्ट अ वेल फॉर हर फैमिली टू इरिगेट द लैंड. Lakshmi will then be able to irrigate her land and take a second crop, wheat, during the Rabi season. Let us suppose that 1 hectare of wheat can provide employment to 2 people for 50 days, including sowing, watering, fertilizers, application and harvesting. So 2 more members of the family can be employed in her own field. Now suppose a new dam is constructed and canals are dug to irrigate many such farms. This could lead to a lot of employment generation within the agriculture sector itself, reducing the problem of underemployment. अब क्या बताया हुआ है यहाँ पे कि हमने लक्ष्मी का ही एग्जाम्पल कंटिन्यू किया। हमने देखा कि लक्ष्मी के पास कौन से टाइप का लैंड था, अनइरिगेटेड था, मतलब उसको खाली एक ही सीज़न मिलता था प्रोडक्शन का, गेटिंग, एक ही क्रॉप वो ग्रो कर पाती थी एंड ड्यू टू दैट रीज़न उसके फैमिली में इनकम भी कम थी और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी कम थी। अब लक्ष्मी क्या कर सकती थी या गवर्नमेंट क्या कर सकती थी, लक्ष्मी जैसे फार्मर्स के लिए इरिगेशन फैसिलिटी स्टार्ट कर सकते थे, दैट इज़ कैनल के थ्रू उसके फील्ड को इरिगेट कर सकते हैं, वाटर पहुंचा सकते हैं। अब क्योंकि उसके फील्ड को वाटर मिल रहा है तो वो सेकेंड क्रॉप भी ग्रो कर पा रही है, जैसे सपोज वीट ग्रो कर रही है, ठीक है, वीट ग्रो कर पा रही है मतलब एक तो उसका क्रॉप था जो वो पहले ग्रो कर रही थी, ज्वार एंड अरहर, उसके बाद अब वो सेकेंड क्रॉप भी ग्रो कर पा रही है। ऑटोमेटिकली क्या हो रहा है कि 1 हेक्टेयर लैंड, एग्जाम्पल में ही है वापस, 1 हेक्टेयर लैंड 2 लोगों को 50 डेज के लिए काम देता है, तो 2 हेक्टेयर लैंड पे 4 लोगों को 50 डेज के लिए काम मिल गया। मतलब जहाँ पर वो एक ही सीज़न में काम कर पा रही थी वहाँ पर सिर्फ इरिगेशन की वजह से वो और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड कर पा रही है। या हम ऐसा कह सकते हैं कि लक्ष्मी की फैमिली में पहले लोग सिर्फ 3 या 4 महीने के लिए काम करते थे, बट इरिगेशन की मदद से अब और एडिशनल 4 मंथ का वर्क उनको मिल गया है, गेटिंग, एडिशनल 3-4 महीने का काम उनको और मिल गया है। दैट इज़ जो अंडर एम्प्लॉयमेंट पहले इतना ज़्यादा था वो ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो गया, सिर्फ किसकी वजह से, सिर्फ और सिर्फ इरिगेशन की वजह से। लक्ष्मी जैसे और भी ऐसे बहुत सारे फार्मर्स होंगे, तो अगर इरिगेशन फैसिलिटीज़ हम प्रोवाइड करते हैं तो ऑटोमेटिकली ऐसे फार्मर्स को अपने आप जॉब मिल जाएगा, ठीक है। नाउ सपोज Lakshmi and other farmer produce much more than before, they would also need to sell some of this. For this, they may be required to transport their product to a nearby town. If the government invests some money in transportation and storage of crop or make better rural roads so that the mini truck reach everywhere, several farmers like Lakshmi who now have access of water can continue to grow and sell these crops. This activity can provide productive employment to not just farmer but also to others such as those in services like transport और trade. अब क्या बोला हुआ है कि लक्ष्मी के फार्म पे इरिगेशन फैसिलिटीज़ है, तो अब लक्ष्मी और लक्ष्मी जैसे और भी बहुत सारे फार्मर्स वो क्या कर रहे हैं, ज़्यादा प्रोडक्शन कर पा रहे हैं। अब प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा है तो उनको क्या करना पड़ेगा, वो प्रोडक्ट को सेल करना पड़ेगा। सेल करने के लिए उन्हें ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी चाहिए,
तो गवर्नमेंट यहाँ पे क्या कर सकती है, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी स्टार्ट कर सकती है, प्रॉपर रोड्स बिल्ड कर सकती है। अब ये ट्रांसपोर्टेशन से और भी लोगों को जॉब मिलेगा, ठीक, जो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है उस पर्सन को भी जॉब मिलेगा। मतलब सिर्फ इरिगेशन की मदद से लक्ष्मी जैसे काफ़ी फार्मर्स को तो जॉब मिलता ही है, बट उसके साथ साथ इवन सर्विस सेक्टर में भी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होती है। पहले लक्ष्मी के पास ज़्यादा प्रोडक्ट ही नहीं था, तो उसको बेचना नहीं पड़ता था, तो ट्रांसपोर्टेशन भी नहीं चाहिए था, स्टोरेज भी नहीं चाहिए था। बट अब प्रोडक्शन ज़्यादा है, तो उसको स्टोर भी करना है, उसको ट्रांसपोर्ट भी करना है, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे क्या हुआ, ट्रांसपोर्टेशन एंड स्टोरेज का एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो गया। Lakshmi's needs is not confined to water alone. To cultivate the land, she also needs seeds, fertilizers, agricultural equipments, and pump set to draw water. Being a poor farmer, she cannot afford many of this, so she have to borrow money from money lender and pay a high rate of interest. If the local banks give her credit at a reasonable rate of interest, she will be able to buy all this in time and cultivate her land. This means that along with water, we also need to provide cheap agricultural credit to the farmers for farming to improve. We will look at some of these needs in chapter 3, money and credit. अब क्या बोला हुआ है यहाँ पे कि लक्ष्मी को सिर्फ वाटर नहीं चाहिए, है ना। 9th में हमने पढ़ा था कि वाटर के साथ हमको केमिकल फर्टिलाइजर्स चाहिए होते हैं, पेस्टिसाइड्स चाहिए होते हैं, इंसेक्टिसाइड्स चाहिए होते हैं, है ना, सीड्स चाहिए होते हैं, ऐसे बहुत सी चीज़ें चाहिए होती है। इन सब चीज़ों के लिए लक्ष्मी को क्या चाहिए, पैसे। अब अगर वो मनी लेंडर से पैसे लेती है तो मनी लेंडर बहुत हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट लेगा, लक्ष्मी को कुछ प्रॉफिट बचेगा ही नहीं। सो इसलिए लक्ष्मी को क्या चाहिए, दैट देयर शुड बी अ लोकल बैंक जो कम रेट पर लोन प्रोवाइड करती है, मतलब इंटरेस्ट कम चार्ज करती है। अगर ऐसा लोन उसको मिलता है तो ऑटोमेटिकली वो ये सब चीज़ें परचेस कर पाएगी एंड उसका प्रोडक्शन और इम्प्रूव होगा। मतलब वाटर के साथ साथ फार्मिंग को इम्प्रूव करने के लिए हमको चीप क्रेडिट फैसिलिटीज़ भी देनी पड़ती है, यानी सस्ते रेट पर लोन, यानी कम इंटरेस्ट पर लोन मिलना। कम इंटरेस्ट पर लोन मिलेगा तो लक्ष्मी जैसे फार्मर्स एनकरेज होंगे, वो लोन लेंगे, वो लोग प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ को बढ़ाएंगे, ठीक है। Another way by which we can tackle this problem is to identify, promote and locate industries and services in semi-rural area where a large number of people may be employed. For instance, suppose many farmers decide to grow arhar and chickpea pulses crop, setting up a dal mill to procure and process this and sell it in the city is one such example. Opening a cold storage could give an opportunity for farmers to store their products like potato and onions and sell them when the price is good. In village near the forest area, we can start honey collection centers where farmer can come and sell wild honey. It is also possible to set up industry that process vegetables and agriculture product like potatoes, sweet potatoes, rice, wheat, tomato, fruits, which can be sold in outside market. This will provide employment in industries located in semi-rural area and not necessarily in large urban centers. अब यहाँ पे और क्या वेज दिए हुए हैं कि हम लोग जिससे एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर सकते हैं। इस अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम अभी भी विलेज एरिया में प्रेजेंट है, तो उसको ख़त्म करने के लिए वहाँ पे स्मॉल स्केल इंडस्ट्री स्टार्ट हो सकती है। क्या स्टार्ट हो सकता है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ क्या करेगी, बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करेगी, ठीक है। इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ यहाँ पे सेट कर सकते हैं। गेटिंग यहाँ पे दिया हुआ है ना हमें, दैट कोल्ड स्टोरेज हम ओपन कर सकते हैं। कोल्ड स्टोरेज से क्या होगा, लोग अपने पोटैटोज़ एंड ऑनियंस स्टोर करके रख पाएंगे और जब मार्केट में अच्छा प्राइस होगा तब सेल करेंगे। देन उसके बाद अगर फॉरेस्ट आसपास है तो हनी कलेक्शन सेंटर्स, या फिर अगर
यहाँ एरिया में वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स ग्रो होते हैं, तो वहाँ पर हम फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज सेटअप कर सकते हैं जो प्रोसेस करके प्रोडक्ट्स को सेल करें। गेटिंग? जैसे अभी शुगर केन एक एरिया में ज़्यादा प्रोड्यूस होता है, तो वहाँ पर हम शुगर मिल सेटअप कर सकते हैं, तो शुगर केन को यूज़ करके वो लोग शुगर बनाएंगे एंड देन मार्केट में सेल करेंगे। दिस विल एनकरेज द फार्मर्स टू ग्रो मोर शुगर केन। या फिर ऐसे ही हम लोग बाकी की वेजिटेबल एंड फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री स्टार्ट कर सकते हैं, तो फार्मर्स ज़्यादा प्रोड्यूस करेंगे एंड डायरेक्टली जो इंडस्ट्रीज़ है उनको बेच देंगे। इससे बेनिफिट क्या होगा कि फार्मर्स को रेगुलर जॉब मिलेगा, रेगुलर उनको प्रोडक्शन करना रहेगा, प्लस विलेज में अगर इंडस्ट्री सेट हो रही है तो विलेज में जो अनएम्प्लॉयड लोग हैं या विलेज में जो अंडर एम्प्लॉयड लोग हैं, इवन उनको भी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। सो बाय दिस वे हम क्या कर सकते हैं, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ा सकते हैं। ये क्या वे है हमारा, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ इंक्रीज करने का वे है। और भी क्या क्या वेज है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है। फॉर नाउ हम लोग यहाँ पे एंड करते हैं इस टॉपिक को। इसके अलावा और कौन से वेज है जिससे हम एम्प्लॉयमेंट बढ़ा सकते हैं, जैसे हमने ये तो कौन से सेक्टर में देखा, प्राइमरी में। विल सी कि हम कैसे सेकेंडरी और टर्शरी में भी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ इंक्रीज कर सकते हैं। ये सब टॉपिक हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।